हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए क्लास में। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 को। इससे पहले तक हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशंस के ओरिजिन को, मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक इक्वेशंस के ओरिजिन को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। एक फेज उसका फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के आधार पे हमने सॉल्व किया था, और एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को, उष्मागतिकी विभवों को पढ़ते हुए मैक्सवेल के चारों समीकरणों को हमने डिराइव कर लिया है। अब आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके एप्लीकेशन है, कम से कम 4 से 5 एप्लीकेशन दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम मैक्सवेल के उष्मागतिकी समीकरणों के एप्लीकेशन पे बात करेंगे। उनका यूज हम करेंगे अलग अलग थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप उन चारों समीकरणों को याद रखें। उसके याद करने के जो तरीके हमने सीखे हैं, ट्रिक जो स्पोर्टिव वर्ड बना के जो हमने सीखा है, उसको बार बार रफ में प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जब भी यूज हो आप आसानी से कोई भी, अभी आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें कभी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन का, कभी फोर्थ का, कभी थर्ड का, रैंडमली उनका यूज होते रहेगा। तो वो आपके माइंड में होना चाहिए, उसके बिना फिर आगे काम आपका अटकेगा। ठीक, तो इस एप्लीकेशन के सिलसिले में जो हमारा मैक्सवेल के एप्लीकेशन, थर्मोडायनामिक इक्वेशन के एप्लीकेशन के सिलसिले में सबसे पहला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, बड़े मार्क्स का टॉपिक है, वो लेते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू एनईपी के सिलेबस में हमारे पास है, क्लासियस क्लैपेरन समीकरण या फिर गुप्त उष्मा समीकरण किसे कहते हैं, उसको डिराइव करना और उसके कॉन्सिक्वेंस को, उसके निष्कर्षों को, उसके आउटपुट्स को डिस्कस करना। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको भी इस इक्वेशन को डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस एंड उसके रिजल्ट्स को बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्लासियस क्लॉपेरन इक्वेशन या गुप्त उष्मा समीकरण होता क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले छोटे क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको कहते हैं गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट किसको कहते हैं? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट वो हीट होता है जो किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। चेंजिंग द फेस, अवस्था कहने का मतलब विभिन्न पदार्थ हमारे ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं में रहते हैं। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होने के लिए उस अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है जिसको अपन लेटेंट हीट कहते हैं। तो डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा एक कंसेप्ट अगर देखा जाए, तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट पदार्थ की अवस्था के चेंज से रिलेटेड है। अब क्लासियस और क्लॉपेरन ने मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिजल्ट्स जो निकले, इक्वेशंस निकले, उसको लेके अपना एक इक्वेशन डिराइव किया और उसके तहत उन्होंने तीनों तरह के फेजों में, जैसे ठोस, द्रव और गैस में क्या चेंजेस होते हैं, उस पे इन्होंने बात की है। तो हमें यहाँ पर क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन को डिराइव करना है और उसकी सहायता से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को समझना है कि किस तरह से इसका मान काम करता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं थ्योरेटिकली कि उष्मागतिकी का यह समीकरण हमें यह बताता है, जो क्लासियस क्लैपेरन का जो समीकरण है, यह बताता है कि किसी पदार्थ का प्रेशर के साथ, दाब के साथ, अगर प्रेशर को अगर हम चेंज करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उस पदार्थ के फर्स्ट ऑफ ऑल गलनांक पे, मतलब गलनांक को क्या कहेंगे अपन, मेल्टिंग पॉइंट पे, तथा उसके क्वथनांक पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसे ये बताता है। तो क्लासियस क्लॉपेरन इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर with respect to melting point and boiling point, whatever you decrease or increase the pressure। ठीक है, तो प्रेशर को चेंज करने से एनर्जी के टर्म में जो भी चेंज होगा, तो जो चेंज होगा परिवर्तित होने वाले को हम गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट के पदों में डिफाइन करते हैं, जो भी एनर्जी यहाँ पे चेंज होती है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है जी, गुप्त उष्मा समीकरण भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन आप बताएंगे कि आखिर में ये क्लासियस क्लैपेरन का लेटेंट हीट इक्वेशन करता क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच एक चेंज को बताता है विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर। इसके प्रूफ को स्टार्ट हम करेंगे मैक्सवेल के सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से। तो मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होता है वो आपको याद रहना चाहिए, वहीं से इसका स्टार्टिंग होगा।
तो सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लेते हैं अपन प्रेशर के रिस्पेक्ट में, डेल पी अपॉन डेल टी वॉल्यूम कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी टेम्परेचर कांस्टेंट। अब कई बार लोगों को लगता है कि फिजिक्स टफ है, मैथमेटिकली फॉर्मूले के फॉर्म में वो ज्यादातर लिखा रहता है। अब इसी मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन को अगर थियोरेटिकली आप लिखें तो देखिए क्या कहेंगे, नियत ताप पर मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट इकाई आयतन में वृद्धि मतलब डेल वी से एंट्रोपी वृद्धि के मान में, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा मतलब वृद्धि होगी, तो एंट्रोपी वृद्धि मतलब डेल एस के मान में आयतन पर हाँ वृद्धि का मान जो होता है नियत आयतन पर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से दाब में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है। तो अब कोई स्टूडेंट इसको इतनी आसानी से लिख ले ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि उसको बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली अगर उसको ऐसा लिख के दिया जाए और कहा जाए कि ये इक्वेशन बनाओ तो बड़ा टफ है। हाँ, लेकिन अगर इक्वेशनली आप उसको याद किए हुए हैं तो उसे वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिनास को, रिजल्ट्स को सूत्र में या फॉर्मूले में बांधा जाता है, उसके फिजिकली मीनिंग होते ही होते हैं। अब सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये उसी चीज को लिखा है। अब यदि आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है और आप ताप बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस है प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके उनकी इंटरनल एनर्जी में, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में, गिब्स एनर्जी में चेंजेस आएंगी और फिर वो जिस भी पात्र में जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है उसके वॉल पे प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर इज इंक्रीजिंग बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आर इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेम्परेचर। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अब हमको हमारा काम उतना नहीं है, हमें ये सेकंड इक्वेशन को लेके चलना है और कैसे सॉल्व करना है आगे चल के देखिए, बड़ा ही इजी। दोनों पक्षों में यहाँ पे टी का गुणा कर दिए तो मल्टीप्लाई बाय टी दिस बोथ इक्वेशन। क्यों कर रहे हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करने के लिए। तो टी डीपी अपॉन डी टी इज कॉन्स्टेंट वी, टी डी एस अपॉन डी वी कॉन्स्टेंट टी। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ठीक है। तो इस इक्वेशन के इस साइड आप क्या रख देंगे, दिस टी डी एस इज डी क्यू, सो डी क्यू अपॉन डी वी या डेल ऑपरेटर जो भी यूज करें, डेल क्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी वी, दैट्स योर सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो हीट आप डिफाइन कर रहे हैं ना, इस जैसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करने के बाद जो डेल क्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, यही वो उष्मा की मात्रा है जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर इकाई आयतन परिवर्तन के लिए अवशोषित या फिर निष्कासित होती है, एब्जॉर्ब करते हैं या तो रिलीज करते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इकाई द्रव्यमान के पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए, याद रखेंगे बार बार इसमें अवस्था वर्ड आ रहा है क्योंकि फेज चेंज होगा कि सॉलिड है तो लिक्विड होगा, लिक्विड है तो, है ना, वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा एंड दिस काइंड। तो हेतु नियत ताप पर ली गई अथवा दी गई उष्मा को ही हम क्या कहते हैं जी, उष्मा, ये गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था वही चीज यहाँ पे लिखा है कि व्हाट द लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है? जो कि फेज चेंज करने में रिक्वायर्ड हीट होता है। ठीक, इतना रिजल्ट यहाँ पे ये अमाउंट और कौन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस टर्म डेल क्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आगे चल के जब हम इसे डिफाइन करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पदार्थ 1 ग्राम द्रव्यमान में है, उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल क्यू हीट दिए जाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। किस प्रकार से परिवर्तन होता है कि उसका स्टार्टिंग वॉल्यूम अगर V1 था तो वॉल्यूम बढ़ के घट के जो भी V2 हो जाता है। ठीक, हम यहाँ पे बढ़ी हुई अवस्था को ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब उसकी अवस्था में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है तो उस कंडीशन में दी गई हीट को हम क्या कहेंगे जी? लेटेंट हीट कहेंगे। इसलिए डेल क्यू को कैपिटल L से डिनोट करेंगे एंड चेंज इन आवर वॉल्यूम डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो है इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा। इस डेल क्यू अपॉन डेल वी और टी डेल पी अपॉन डेल टी के जगह क्या क्या चीजें पुट करेंगे अपन, उसको देखें जरा। तो ये देखिए राइट हैंड साइड का टर्म वैसे ही है, टी डेल पी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू डेल क्यू के अपॉन के जगह आप रखेंगे कैपिटल एल, यहाँ पर इस डेल क्यू के जगह हम रखेंगे कैपिटल एल, इस डेल वी के जगह हम रखेंगे V2 अपॉन V2 माइनस V1 एंड इज इक्वल टू दिस टर्म आर एज इट इज। सो
फाइनली ये किस तरह से आपको मिलने वाला है, यहाँ से देखिए इस तरह से। अब टी को यहाँ ले आएंगे, ये डेल पी अपॉन डेल टी वी, टी यहाँ पे आ गया एल इस तरह से, तो डेल पी अपॉन डेल टी एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन। सो देखिए कांस्टेंट का टर्म जैसे ही हटेगा इस इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कहने का मतलब है कि इसे आप किताबों में जब देखेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे ऐसा भी लिखा जाता है कि यहाँ डेल था, अब dp बटे dt, dp बटे dt इज इक्वल टू एल अपॉन टी, सॉरी टी वी टू माइनस वी वन इन दिस टाइप। क्यों? क्योंकि देखिए डेल ऑपरेटर तब तक वर्क कर रहा है जब कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट है। जैसे ही वेरिएबल कांस्टेंट को हटा रहे हैं तो हम उस इक्वेशन को जनरलाइज्ड कर देते हैं मैथमेटिकली। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, उसको ऐसा बुक में अगर मेन तो इक्वेशन ये है, इसको डेल से या डी से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। तो यही क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन है कि डेल पी अपॉन डेल टी प्रेशर का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर चेंज इन वॉल्यूम के रेशियो के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। इसे ही गुप्त ऊष्मा समीकरण या फिर क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। तो आंसर यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको ये इक्वेशन के क्या रिजल्ट्स हैं वो निकाल के आना है और पेपर में भी लिख के आना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ तक करने से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप दो लाइन को ये सेकेंड लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन को लेके बस एक थोड़ा सा मैथमेटिकली टूल बस इकट्ठा किए हैं, लेकिन इसका फिजिक्स अभी आउटपुट में नहीं आया है। तो उसको समझने के लिए आपको दो सिचुएशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा अपने आंसर में, दो निष्कर्षों के बारे में कि एक क्या कि द्रव के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अगर कोई लिक्विड है तो उसको अगर टेम्परेचर दोगे तो वो बॉयल होगा, हीट उसकी बढ़ेगी, तो उस पर क्या इफेक्ट करता है ये इक्वेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज, कोई सॉलिड है उसको अगर आप हीट देंगे तो वो क्या होगा जी, गलेगा, मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पे। तो सिमिलरली जैसे स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया था, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला निष्कर्ष, अब आइए, अब आपने ये चीज तो डिराइव कर लिया, यहाँ तक डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं है, पिछले स्लाइड में यहाँ तक हमने डिराइव किया था, इसलिए इस इक्वेशन को, मेन रिजल्ट्स इक्वेशन को यहाँ पे हमने फिर लिखा है। अब देखिए जरा, हम पहला चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये लिख के आना है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव के क्वथनांक पर क्या दाब का प्रभाव होगा, मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो इस इक्वेशन को देखें, यदि कोई द्रव है उसको हीट दोगे तो उबल कर वो क्या बनेगा, वाष्प में बदलेगा। अब वाष्प में परिवर्तित होगा तो भाई वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक, अब V2 माइनस V1 की जो वैल्यू है उस कंडीशन में हमेशा आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू V1। और अगर ये V2 माइनस V1 इस इक्वेशन में पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, मतलब डेल P अपॉन डेल टी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो वही कह रहा है यहाँ पे, अर्थात डेल P अपॉन डेल टी इज इक्वल टू पॉजिटिव। और चूंकि L और T को नेगेटिव नहीं ले सकते, टेम्परेचर पॉजिटिव ही लेंगे। नेगेटिव, अरे भाई किसी चीज को हीट दे रहे हो तो उसको हीट देना है अपन को ना, तब तो बॉयल होगा, तो टेम्परेचर तो नेगेटिव होगा नहीं, ठंडा तो करना नहीं है। और गुप्त उष्मा एल तो वो चीज है जो कि उसके फेस को चेंज करेगा, तो वो तो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऐड होगा। सो अवर एल एंड टी इज ऑल्सो पॉजिटिव, then finally the output is that our the value of this quantity del p upon del t और dp upon dt is positive। तो रिजल्ट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दाब को यदि बढ़ाएंगे, dp इज पॉजिटिव आया है, कंसिक्वेंस समझेंगे, प्रेशर को यदि आप बढ़ाते हैं तो द्रव के जो क्वथनांक का मान है, द्रव के जो बॉयल होने का मान है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यदि दाब कम होगा, प्रेशर यदि कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो है का मान भी कम हो जाता है। यहाँ पे क्वथनांक ना, बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मान भी कम हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे दिया जी, प्रेशर कुकर में दाब की अधिकता, क्या बोल रहे हैं, दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब कोई भी लिक्विड के बॉयल होने का जो समय है या टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है वो बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है,
हीट आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, तो प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर बढ़ने लगता है तो लेटेंट इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। जो भी उसके अंदर मटेरियल आपने डल रखा है, पदार्थ रखा है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, मतलब वो पहले जितने ताप पे बॉयल हो जाता था उससे ज्यादा ताप में बॉयल होगा। ठीक, तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी बन जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे जो उसके अंदर लिक्विड है वो वेपर में बदलेगा, तो वेपर का प्रेशर बढ़ने लगेगा और उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर लिक्विड के बॉइलिंग का मान भी बढ़ने लगता है, जो कि एनर्जी के फॉर्म में वेव होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब जितना तेजी से, ठीक, मतलब लेटेंट हीट वो है जो कि फेज को चेंज करता है, तो लिक्विड को वेपर में बनाता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर को बढ़ा के उसके लेटेंट हीट की वैल्यू को रोक रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर। तो जो एनर्जी लिक्विड को वेपर बनाने में लगती थी, जो लेटेंट हीट है, नॉर्मली अगर प्रेशर कुकर में कोई चीज नहीं रखा हुआ है, नॉर्मल किसी पात्र में रखा है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मतलब ढक्कन नहीं ढका हुआ है, तो कोई भी चीज गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट होगी। हम उस वेपर को रोक रहे हैं, उस वेपर को रोक रहे हैं। कब, कैसे रुकेगा वो वेपर? प्रेशर को बढ़ा के। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उस पर्टिकुलर लिक्विड के बॉयल होने का जो पॉइंट है वो बढ़ गया है, मतलब वो बॉइलिंग का उसका लेवल बढ़ चुका है, तो वो देर से बॉयल होगा, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो, जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ जाएगा? वो हीट फिर अब यूज होगा जिस पर्टिकुलर मटेरियल को आपको पकाना है, उसको पकाने के लिए यूज होगा। अदरवाइज अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वो फिर अवस्था चेंज के लिए लग जाएगा हीट। लेकिन चूंकि हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज करके उसके लेटेंट हीट के वैल्यू को, जो गुप्त ऊष्मा है जो उसको लिक्विड फॉर्म से वेपर में कन्वर्ट करती है, उसका यूज हम उस पर्टिकुलर पदार्थ को, जो भी भोजन है उसको पकाने के लिए उस ऊष्मा का यूज कर लेते हैं। और इस कारण से भोजन उसमें जल्दी पक जाता है कि उसमें दो दो भाग का ऊष्मा लग जाता है। एक तो नॉर्मल हीट जो सिस्टम का है वो, और लेटेंट हीट का जो टर्म है जो अवस्था परिवर्तन के लिए होना चाहिए, वो भी उसको सप्लाई होता है। तो ये एक एग्जांपल है। और इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब में कमी। कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो ये इक्वेशन क्या बोलेगा जी, कि प्रेशर यदि कम है तो लेटेंट हीट की वैल्यू भी कम होगी। इसका मतलब ये है कि वहां पर वैल्यू, पानी का जो टेम्परेचर, जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री में वो क्या होता है, उबल जाता है। लेकिन पहाड़ों पे क्या होता है जी, वो बहुत कम टेम्परेचर पे उबल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि प्रेशर कम हो गया। रिलेशन तो वही है, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो जो पानी 100 डिग्री में सामान्य धरातल पर उबलता है, वो ऊपर पहाड़ों की ओर आप जाओगे तो 60 डिग्री में उबल जाएगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ को, दाल को, चावल को पकने के लिए जिस टेम्परेचर की आवश्यकता है, जिस टेम्परेचर की आवश्यकता है, वो उस उतने में नहीं आएगा। 60 डिग्री में ही पानी आपका उबलने लगेगा, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गई है फेज चेंज के लिए। और यही कारण है कि उच्च वायुमंडलीय क्षेत्रों में खाना देर से पकता है। खाना देर से पकता है, उसका कारण है कि चूंकि सभी जो लिक्विड पानी वगैरह आप यूज करते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे आ जाती है, इसलिए वो बहुत कम टेम्परेचर में उबलने लगता है, लेकिन उतनी हीट जो किसी अनाज को पकाने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिलती। तो ये दो रिजल्ट्स हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर को इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का। तो दोनों ही कंडीशन में जो लेटेंट हीट का कंसेप्ट छुपा हुआ है उसे आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। इस तरह से आप 3 पॉइंट लिख के बता सकते हैं, इतना भी काफी है। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इसको कंसेप्ट ओवरऑल क्लियर है, इसमें पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि पहाड़ों पे, कुकर पे दाल चावल इतना पूरा भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका, अब हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट देख लिया। अब इसी का एक रिजल्ट हमें मेल्टिंग का देखना है कि अगर कोई पदार्थ सॉलिड अवस्था में है तो मेल्ट होने पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या इफेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड निष्कर्ष पे। सेकंड निष्कर्ष क्या कहलाएगा जी हमारा, कि ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो फिर से इक्वेशन आपका वही है, ठीक, जो हमने निकाल के लेके आया है। ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू L
अपॉन टी V2 माइनस V1। ठीक, तो ये इक्वेशन है। अब कोई भी ठोस जो है गल कर द्रव में जब परिवर्तित होगा तो आयतन में वृद्धि होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठोस है, पिघल के लिक्विड बनेगा तो बढ़ेगा, तो कुल मिला के V2 इज ग्रेटर देन V1। फिर से V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव और dP अपॉन dt इज क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो ठोस अवस्था में पिघल कर जब लिक्विड बनता है तो उसका अवस्था में वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मोम है, तो उस अवस्था में दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से उसके पिघलने का जो दर है वो भी बढ़ेगा, पॉइंट बढ़ेगा, ज्यादा ताप पे पिघलेगा। मतलब दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर गलनांक घटता है। पहला रिजल्ट जैसे ही पहले फेज के लिए, क्योंकि पॉजिटिव आया। अब दूसरा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके लिए पिघलने पर बने द्रव का आयतन जो है ठोस के आयतन की तुलना में कम होता है। ठीक, मतलब वो सॉलिड जब होता है तो ज्यादा वॉल्यूम अपने आप में कंटेन करता है, लेकिन जब पिघलता है तो वॉल्यूम नेगेटिव होता है। इसका एग्जांपल है जो गंधक सल्फर होता है, सॉरी सल्फर नहीं कहेंगे, एक पदार्थ होता है, मे बी मैंने एग्जांपल में लिखा होगा यहाँ पे, 1 सेकेंड। गैलियम, गैलियम होता है एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे बर्फ का है, बर्फ को आप समझेंगे तो जैसे बर्फ को पिघलाएंगे तो उसका आयतन ठोस के आयतन में कम होता है। ठीक, जितना बड़ा बर्फ है वो जितना आयतन घेर के रखेगा उसकी तुलना में जो बर्फ पिघलेगा वो कम होता है ना, ऋणात्मक का प्रभाव है। तो जरा देखिए कि अगर V2 इज लेस देन V1 मतलब V2 माइनस V1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो V2 माइनस V1 नेगेटिव है, मतलब dP अपॉन dt भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, दाब बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, दाब को घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका रिवर्स है, इस स्थिति में जब दाब को बढ़ने से गलनांक आपका घटेगा और दाब को घटाने से गलनांक बढ़ता है। एग्जाम्पल क्या दिया है, बर्फ का पुनर्हिमायन। इसका मतलब है कि जब आप बर्फ के दो टुकड़ों को लेकर उसे पकड़ के आपस में जोड़ के जब दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग बढ़ना चाहिए, बल्कि नहीं होता, बल्कि वो क्या हो जाता है जी, जुड़ जाता है। दोनों टुकड़े आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी घटना को कहा जाता है बर्फ का पुनर्हिमायन, और ये रिवर्स इफेक्ट दिस इक्वेशन का रिप्रेजेंट करता है कि भाई जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, बाहर से प्रेशर लगा रहे हो, तो उसको और पिघलना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो पिघलता नहीं है बल्कि उल्टा रिवर्स वो और जम जाता है। तो इस स्थिति में जो भी ऐसे लिक्विड हैं जो कि ठोस अवस्था में पिघलने के बाद आयतन कम बनाते हैं, उनको यदि आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर के साथ उनके मेल्टिंग पॉइंट पे इनवर्स रिलेशन रहेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनकी गलने की क्षमता कम होगी। इसीलिए दो बर्फ के टुकड़ों को यदि हाथ लेके अगर आप प्रेशर दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के दाब लगाएंगे तो परमानेंट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया इसका। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा जिसको हम लोग बोलेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण। एग्जाम में आता है ये, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि लेटेंट हीट क्या है, उसको लिखना है, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है कि ये क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या चीज बताता है। और कहाँ से शुरू करेंगे स्टूडेंट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए टॉपिक। और यहाँ से लेके सेकंड इक्वेशन को लेके और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेके, इस वाले इक्वेशन को लेके आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन डेवलप करके लेके आना है लेटेंट हीट को डिफाइन करते हुए, जो कि मेन इक्वेशन हमारा कहलाएगा ये वाला कि dP अपॉन dt L T V2 अपॉन V2 माइनस V1। और इसके कॉन्सिक्वेंस दो रिजल्ट्स आपको डिफाइन करने हैं। एक डिफाइन करना है लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को लेके, ठीक, कि आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, प्रेशर कुकर के एग्जांपल है। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। हायर एल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो उसका एग्जांपल है। सिमिलरली आपको किसी सॉलिड के लिक्विफाई होने या मेल्टिंग होने के कंडीशन के लिए इस इक्वेशन को फिर से डिफाइन करना है। एक कंडीशन हूबहू पहले जैसा है, पॉजिटिव का है, और वैसे पदार्थों के लिए जिसमें रिवर्स वॉल्यूम चेंजिंग का कंसेप्ट होता है
उस कंडीशन में इनवर्स रिलेशन रहेगा। दाब बढ़ाने से मेल्टिंग आपकी कम होगी, दाब घटाने से मेल्टिंग बढ़ेगी। एग्ज़ाम्पल है बर्फ या फिर गैलियम जो धातु होता है, वो भी इसका एग्ज़ाम्पल है, आपको अपने रेफ़रेंस किताबों में मिलेगा ये चीज़। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको यहाँ तक इसी तरीके से लिख के आना रहेगा, तो पूरे-पूरे 8 से 10 मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारे मैक्सवेल इक्वेशन के एप्लीकेशन वाले हमारे कांसेप्ट में और अगले टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रिपेयर करिए और कुछ भी डाउट होता है तो शेयर करेंगे, ओके? मिलते हैं हमारे नए क्लास में। थैंक यू।